तरफ महंगाई की धुआइयां हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, शरह सूद भी बढ़ चुकी है, गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा हुआ है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है। मगर दूसरी जानिब हैरत अंगेज तौर पर कारों की फरोख्त में तेजी देखी जा रही है और हर साल दिसंबर में गाड़ियों की फरोख्त भी कुछ कम हो जाती है, मगर दिसंबर 2021 में पिछले साल के मुकाबले में 96% गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा फरोख्त हुई हैं। तो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2020 में 15,000 कार्स बुक हुई थी, जबकि दिसंबर 2021 में 27,300 से ज़ायद गाड़ियां बुक कराई गई। तज्जियाकारों ने गाड़ियों के फरोख्त में इजाफे की बड़ी वजह मिनी बजट को करार दिया। उनका कहना है कि मिनी बजट में गाड़ियों पर टैक्स में इजाफे का सुनकर सार्फिन ने ज़्यादा तादाद में गाड़ियां बुक करवा ली। दूसरी जानिब जुलाई से दिसंबर में कार्स की फरोख्त में 71% इजाफा हुआ। जैसे अब इस सब पे हम बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने का। मुझे ज़रा बताएं कि एक तरफ महंगाई हो रही है, रो रहे हैं सारे, दूसरी जानिब कार्स की जो फ़रोख्त की तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है, कैसे समझाएंगे इस फिनोमेना को हमें? असल में ये जो लोकल असेंबलर माफिया है ना, ये अपने आदाद व शुमार ऐसे बताता है कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के अलावा लोगों के पास कुछ और ख़रीदने के लिए नहीं है। हाँ। देखें, मैं कई अरसे से कहता आया हूँ कि गाड़ी जो है वो नेसेसरी है, लग्जरी नहीं है। लेकिन बदनसीबी से आज आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी लग्जरी है, नेसेसरी नहीं है। लोगों की क़ुव्वत खरीद में नहीं है भाई गाड़ी। एक तरफ लोकल असेंबलर माफिया जो कीमतें बढ़ा रहा है बगैर किसी वजह की, एक तरफ हुकूमत ने जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिए। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करता आया हूँ कि जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, यार वो भी तो इंसान है, उनको भी एक गाड़ी चाहिए। आपकी ट्रांसपोर्ट इस काबिल नहीं है कि लोग उसमें सफ़र कर सकें। क्यों नहीं हुकूमत जो है इस तरफ फोकस करती? बड़ा अरसा हो गया। आप कहेंगे कि यार बगैर नाम के आप जो है ना बात करें, लेकिन मैं रह नहीं सकता। सुजुकी को आज 40 साल हो गए, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, असेंबलर्स हैं। टोयोटा और होंडा को 32 साल हो गए, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। मेड इन पाकिस्तान आज तक हम गाड़ी बनाने में नाकाम रहे हैं। आज तक हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। एक तरफ हम F16 जो है वो रिपेयर कर लेते हैं, थंडर 17 जो है वो हम खुद बना लेते हैं। ये कौन सी साइंस है जो गाड़ी हम अपने मुल्क में नहीं बना सकते? सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी हुकूमत की, उन इदारों की जिसमें EDP सबसे पहले है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन और जो है वो इंडस्ट्रीज़, ये सबसे बड़ी इसकी कसूरवार है। जो डिलीशन प्रोग्राम पर 80s, 81 और 82 के अंदर सुजुकी ने जब साइन किया तो पाक सुजुकी हो गई, और उसके डिलीशन प्रोग्राम में लिखा हुआ है आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी और हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। हुई आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये बदनसीबी हमारी लोकल असेंबलर्स को भी मैं जहाँ कसूरवार ठहराऊंगा, वहाँ इनका जो वेंडर है, असल जो वेंडर माफिया है, उसमें ये सलाहियतें नहीं हैं। अच्छा देखें, गाड़ी कब सस्ती होगी? जब तक मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं होगी। बिल्कुल। और जब तक रॉ मटेरियल हमारे मुल्क का हम इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ। हम करोड़ों अरबों डॉलर, एक तरफ हमारा एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करके डॉलर ला रहा है, दूसरी तरफ ये जो माफिया बैठा है ये इंपोर्ट करके वो डॉलर सारा वहाँ लगा रहा है। एक तरफ वजीर आजम कह रहे हैं डॉलर बचाना है, एक तरफ वजीर खजाना कहते हैं डॉलर बचाना। कैसे बचेगा? बच ही नहीं सकता। जब तक आप जैसे देखें, हमारी जो यूज़ कार बाहर से आती है, TR बैगेज गिफ्ट कहते हैं, वो गाड़ी के साथ डॉलर ड्यूटी लेके आ रही है। क्यों नहीं हुकूमत इन तमाम लोकल असेंबलर्स को, जिसमें नए पुराने प्लेयर, क्योंकि एक ही रंग में रंगे, इनके मुंह खंड लग चुका है, ये लूट मार में लगे हुए। बिजनेसमैन का काम है कारोबार करना, लूट मार करना नहीं। हमारे मुल्क में ही लूट मार हो रही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये ऑटोमोबाइल का जो काम है ना, ये हमारे मुल्क में जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। इतना पैसा है, अगर ये इंसान बने और मैन्युफैक्चरिंग करें, लोगों की क़ुव्वत खरीद में गाड़ी दें। तो सर फिर कैसे इनिशिएट करें इसको? किस तरीके से हम खुद मुख्तार हों, किस तरीके से हमारे भी अपने रॉ मटेरियल्स हों, किस तरीके से हमारी भी अपनी प्रोडक्ट हो, हम भी कह सकें जी ये मेड इन पाकिस्तान गाड़ियाँ हैं, हमारी अपनी हैं, सस्ती हैं, अचीवेबल है? क्या करना चाहिए? देखें, मैं फिर मिसाल दूंगा पड़ोस मुल्क की। अच्छा, पड़ोस मुल्क इंडिया की। आज हमारी जो सुजुकी जो अल्टो है वो 17.5 लाख प्लस, अब कुछ टैक्स बढ़ गया तो 18, 18.5 लाख
3 लाख रुपए उस पर ऑन चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग। यही गाड़ी मारुति भारत वन के नाम से 3.25 लाख की है, अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो 7.5 लाख की गाड़ी है, लेकिन वो 100% मैन्युफैक्चरर है, 100% मेड इन इंडिया है। भाई कितना डिफरेंस आया ये पैसों का? तकरीबन आप समझ लें 13 लाख 14 लाख रुपए का। आप Huge कहाँ मतलब बैठे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहूंगा ना, इस जरा हम यहीं पे रुक जाए। आपने जिस गाड़ी की बात, विदाउट नेम, उसमें आप बैठने के काबिल नहीं है, सेफ्टी स्टैंडर्ड कोई नहीं। मैं तो नहीं बैठ सकता। सेफ्टी स्टैंडर्ड तो एक तरफ, अगर मियाँ बीवी 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे के लिए क्या करे, रक्षा करा ले, क्या करे वो सही करे। अच्छा, अब आ जाते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड पे। जीरो है, जीरो। अच्छा, उसकी मेक, जब आप जाके उसका बोनट ऐसे बजाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि ढोलक बजा रहे हैं, ढोलक। तो सही कह रहे हैं। ये इंपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल, और इतना शानदार मटेरियल हम कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा हाईवे पे एक बहुत ही मशहूर ब्रांड की, बहुत ही नए ब्रांड की गाड़ी, वो यूं आधे टुकड़े हो गई थी, यूं 2 टुकड़े हो गई थी। तो ये गाड़ी चला रहे थे कि अंडा फोड़ रहे थे कि वो 2 टुकड़े हो गई। अब आप अपनी बात कंटिन्यू देखें, ये बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? हमारे मुल्क में इदारे हैं, ईडीपी है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका ये काम है। ये जो तनख्वाहें लेते हैं ना, ये इसी काम के लिए लेते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी देखें, हम कितने मतलब वो हो गए किरदार कि अब इस डिपार्टमेंट को भी चलाने वाला कौन है? लोकल असेंबलर्स। ईडीपी का जो चेयरमैन है वो लोकल असेंबलर का करता धरता है, और जो ईडीपी के जो लोग हैं वो बस अल्लाह रहम करे, वो वहाँ से भी तनख्वाह ले रहे हैं, यहाँ से भी तनख्वाह ले रहे हैं, वो उनके मुफाद में पॉलिसियाँ बना रहे हैं। जब तक आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब तक इस पर मेंबर नेशनल असेंबली, सेनेट के लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस के लिए रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जी आप आम पब्लिक को ले लें, लेकिन जब तक आप क्वालिटी नहीं बनाएंगे, आज तक आप गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं कर सके। और अब जो पॉलिसी आई है 21 और 26 की, उसमें आपने इनको टारगेट दिया है कि जी आपने एक्सपोर्ट करना है। ये वैसे ही बात है, घर में आटा नहीं है, माँ को कह रहे हैं पूरियां पकाओ जी। आपकी गाड़ी खरीदेगा कौन? हाँ। आप तो इस काबिल भी नहीं है कि आप इंडिया के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में, और अब तो आप देखें वियतनाम और कंबोडिया जैसे ममालिक जो हम कहते थे कि यार 100 साल हमसे पीछे हैं, वो गाड़ियां वहां पर असेंबल्ड और मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया को बेच रहे हैं। वो वियतनाम जहां पे अमेरिका ने तबाही मचाई हुई थी, और वो भी अब हमसे आगे निकल गया मैन्युफैक्चरिंग में। आप देखें, मतलब आप क्या बेचेंगे गाड़ियां? किसको बेचेंगे आप? आपकी गाड़ियां कौन खरीदे? आपके मुल्क की आवाम को तो आप कोई अच्छी गाड़ी दे दें। तो अच्छा ये बताइएगा, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं इस सारे डिपार्टमेंट के, आपकी उनसे कोई बात हुई? क्या कहते हैं? क्या मुश्किलात हैं? क्यों नहीं इनिशिएट हो पाता? क्यों नहीं कर पाते? ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं जो आपने जिनका जिक्र किया, बट अभी राइट नाउ क्या सूरत हाल? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 4 आने लगा के 12 नहीं कमा रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? ये बहुत, मैं अच्छे अल्फाज में बात नहीं कर रहा। हाँ। यानी 4 आने लगा के 12 नहीं कमा रहे, इनके मुंह खून लग चुका है। इनको चेक एंड बैलेंस के लिए लोग हमें अच्छे लाने पड़ेंगे। इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, इनकी चॉइस के लोगों को पोस्टिट कर देते हैं, वो इनके मतलब की पॉलिसियाँ बनाते हैं। देखें, जब तक आप अपने मुल्क की आवाम, आपके मुल्क की ज़रूरत क्या है? 10 लाख गाड़ियाँ, आज 3.5 लाख गाड़ियों तक ये असेंबल्ड, नो मैन्युफैक्चर, और टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत 30, 35, 40 हज़ार गाड़ियाँ आती हैं, फिर भी 6 लाख गाड़ियों की आपको मजीद ज़रूरत है। अब वो लोग क्या करते हैं? कुव्वत खरीद में नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल जो पुरानी गाड़ियाँ रोडों पे चल रही हैं वो खरीदने पे मजबूर हैं। यानी कि शहजाद साहब, ये जो अदाद-ओ-शुमार इस वक्त सामने आ रहे हैं कि पिछले साल के दिसंबर में गाड़ियों की तादाद उससे पिछले साल के दिसंबर में ज़्यादा थी, ये अदाद-ओ-शुमार सही नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊँ जी। अब आ जाएँ आप कोविड-20 में, 9 महीने इनकी फैक्ट्रियां बंद रही हैं, वो पूरे साल का जो लोड है वो इस साल पे आ गया, 21 के साल पे। ये मैं मतलब मैं इनके करतूतों को बताना चाहता हूँ मैं कि वो जो लोड आ गया, अब आप बिलीव करेंगे जिन लोगों ने जुलाई अगस्त में जो गाड़ियाँ बुक कराई है ना, आज हम 15, 16, 17 जनवरी की बात कर रहे हैं, आज तक उनको गाड़ियाँ नहीं मिली। ये कौन सी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, पिछले साल की गाड़ियों का लोड इधर से उठा के उधर कर दिया। और क्या, इनका काम ही यही है। अच्छा, हुकूमत को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखें जी,
हम बड़ा पैसा, भाई क्या पैसा कमा के दे रहे हो आप? गाड़ी बेच रहे हो पाकिस्तानी रुपीस में और सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट कर रहे हो डॉलर में। आप तो हुकूमत का भट्टा बिठा देंगे। अच्छा, बिठा दिया आपने। इससे पहले कि मैं आपसे ओन मनी पे बात करूं, ये जो जिस पॉलिसी का आपने जिक्र किया 21-26 वाली, उसमें एक बड़ी हाईलाइट चीज़ ये थी कि इस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा लोगों को, 1000 सीसी से नीचे वाली जितनी गाड़ियाँ हैं उस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो ये बेनिफिशियल नहीं है? नहीं, अब तो उल्टा हो गया ना, मिनी बजट आ गया ना, भूल गए हम जी। मिनी बजट के अंदर वो तमाम लोकल गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, तमाम गाड़ियों पे बढ़ा दिए, इंपोर्टेड के ऊपर भी बढ़ा दिए। ऐसे नहीं है। अभी जो इन्होंने जो टारगेट पूरा करना है शायद 730 अरब रुपए का या जो भी है, वो टारगेट पूरा करने के लिए तमाम बेनिफिट जितने भी इन्होंने दिए थे वो विड्रॉ करके ख़त्म कर दिए हैं। तो अब टैक्सेस बढ़ गए, अब उसकी वजह से कीमतें भी बढ़ेंगी, मज़ीद बढ़ेंगी। तो अवाम ये तैयार रहें कि आज के बाद, क्योंकि असेंबली ने पास करना था वही पास हो गया, अब टैक्सेस जो है वो जो जिसके ऊपर 0 था 2.5% आ गया है 1300 सीसी तक। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मिनी बजट में अब इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, अब कीमतें भी डेफिनेटली बढ़ेंगी, तो फिर जुलाई से दिसंबर में कारों की फरोख्त में भी 71% तक इजाफा हुआ है और हम मजीद देखते हैं कि जो इसकी जो सेलिंग है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा, अब आपको एक मज़ेदार बात बताऊं जी। ये गाड़ियों की बुकिंग आप भी कह रहे हैं माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा हो रहा है, हम भी कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो रहा है। ये बेसिक जो गाड़ियां बुक कराने वाली कौन है? आम पब्लिक थोड़ी है। आपकी तो गाड़ी बुक नहीं होगी, आप ट्राई कर लें। ये सारा इनका इन्वेस्टर है जो ब्लैक में गाड़ियां बेचता है और इनको कमा के दे रहा है 100 खरब यानी 100 अरब 1 खरब रुपया सालाना ब्लैक मार्केटिंग की नज़र होता है। कहाँ हुकूमत? वज़ीर ख़जाना साहब इस मामले में तो बड़े अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि हमने हाथ डालना है तो डाले ना। फिर प्रायोरिटी पे गाड़ियां निकलती हैं, जिस तरह आप ट्रक्स की सेल में भी इजाफा हुआ है, वो तो जेन्युइन पर्सनल यूज के लिए नहीं है ना, उसके लिए तो वो जेन्युइन है। ऐसे ही हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मामला थोड़े से आप समझें कि दूर दराज इलाकों के लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए निज़ाम में इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही तो है। देखें, मैं जो बात असल करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ी दें। और कैसे आ सकती है क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ी? ये लोकल असेंबलर जो सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट कर रहा है, इनसे कहा जाए कि अपने डॉलर का इंतज़ाम करें। जैसे हम यूज़ कार लाते हैं बाहर से, TR बैगेज और गिफ्ट के तहत, गाड़ी के साथ हम डॉलर भी लाते हैं। अपना डॉलर खुद पैदा करें ताकि हुकूमत डॉलर को संभाले और जो कर्जे देने या दूसरे मामलात हैं उसमें ये काम आए। अभी 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए इनकी सीकेडी एसकेडी असेंबली और CBU $2 बिलियन की CBU गाड़ियाँ आई हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ। और वो गाड़ियाँ जो हमारे मुल्क की वो जो आवाम है जो छोटी गाड़ियाँ लेना चाहती है उनके लिए नहीं आई। ये 99% सारी जीपें हैं इसमें। और वो कैसे आ गई हमारे मुल्क में? $1.6 बिलियन की सीकेडी एसकेडी असेंबली इन्होंने इंपोर्ट की है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ हम कह रहे हैं जी पैसा बचाना है, डॉलर बचाना है, तरफ डॉलर हम देखें आवाम के लिए एक ही रास्ता है आवाम को सस्ती गाड़ी देने के लिए। TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ी भी आ रही है, डॉलर ड्यूटी भी ला रही है, हुकूमत उसके ऊपर लोगों को सहूलतें दें और हुकूमत अपने टैक्सेस भी बढ़ाए। आप सहूलत की बात कर रहे हैं, मैं सहूलत क्या लूँ कि जब मेरे वाली वारिस जो हैं वो एक स्लो प्रोसीजर को तेज़ करने में नाकाम है। ओन मनी बहुत से लोग अगर नहीं जानते, वो पैसा कि जो डीलर को आप देते कि 5-6 महीने की बुकिंग के बाद अगर गाड़ी मिलनी है वो फ़ौरन से मिल जाए। मुझे बताएं शहजाद साहब आज सीधा कि वाकई 5-6 महीने लगते हैं डिलीवरी में, या फिर इस प्रोसेस को जानबूझ के स्लो किया जाता है ताकि लोग झंझला के बोले यार ये रखो 3 लाख, ये रखो 7 लाख, अभी के अभी गाड़ी। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये मैं आपकी बात से एग्री हूँ। लोगों को इतना टेंशन दे दी जाती है। एक बड़ी मशहूर एंकर हमारे एक टीवी की रही हैं, वो मुझे कहती है फ़ोन करके, भाई मेरी गाड़ी दिलवा दें। आज उसको 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए, यानी वो बेचारी खुद ने भी बड़ी कोशिश की है और सुजुकी आल्टो उसको नहीं मिल पा रही। आप ये देखें ये इनके मुंह खुलने लग चुका है। जो ब्लैक मार्केटिंग की नालत है ना, आल्टो नहीं मिल रही। ये जो ब्लैक मार्केटिंग का जो ये इन्होंने जो खून लग गया है ना इनके मुंह, ये पुरानों के साथ तो लगा हुआ ही, जो नए जितने आए पिकांटो 8 महीने लिख के दे रहे हैं कि जी 8 महीने बाद अगर आप बुक कराते तो हम देंगे, यानी सोचेंगे। ये नहीं कह रहा कि मैं दे दूंगा आपको। उस पर भी आज अगर आप लेने जाएं 3 लाख रुपए ऑन है उस पर, आप कहाँ हैं? अच्छा, छोटी गाड़ी आपके मुल्क में कोई बना नहीं रहा, बड़ी गाड़ियाँ लेने वाले कितने लोग हैं?
आप 25 करोड़ की आबादी के अंदर आप 3.5 लाख गाड़ियां बेच के कह रहे जी हमने बड़ा कमाल किया। ओ भाई कोई कमाल नहीं किया। खुदा के लिए आप लोग वो काम करें जो मेमन बरादरी करती है, कम प्रॉफिट सेल ज़्यादा, आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, आपके वही प्रॉफिट और मार्जिन हो जाएंगे। आप इस तरफ आएँ तो सही, आप पाकिस्तानी बने तो सही, आप मुसलमान बने तो सही, आप पता नहीं किसके काम के ऊपर, किसके एजेंडे के ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि सबसे पहले मुल्क जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, सबसे पहले आप उसके लिए कुछ करें, वरना हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों को आप 1 साल के लिए बैन करें ताकि लोगों के लिए सहूलत और सहूलत के लिए आप ओपन करें ना। आप जो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियां आ रही हैं आप उसको ओपन करें। वो गाड़ियां जो आ रही हैं वो अपनी डॉलर ड्यूटी लेके आ रही हैं, आवाम को आप जब भी सस्ती गाड़ी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एचएम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। ओन मनी से लेके गाड़ियों के सेल में इजाफे तक जो भी गोरख धंधा था वो हमने आपके सामने रखा। ज़ुबान से सिर्फ लफ्ज़ अदा करना कमाल नहीं, मज़ा तो तब है कि जब हम बात करें तो हमारे अल्फाज में कोई बात भी हो। और ये ऐसा फ़न है जो अनवर मकसूद से बेहतर कोई नहीं जानता। अनवर मकसूद ने टीवी पर अपने सफ़र का आगाज़ 1970 की दहाई में किया और ऐसे बेशुमार ड्रामे और मज़ाहिया प्रोग्राम्स तहरीर किए जो हमेशा के लिए देखने वालों के जहनों पर नक्श होकर रह गए हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद ने अनवर मकसूद का ये इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में मुख्तलिफ हवालों से बातचीत भी हुई है। आइए आपको ये इंटरव्यू दिखाते हैं। अनवर मकसूद पाकिस्तान में टेलीविज़न और अदब की दुनिया का एक ऐसा नाम है कि अगर ये कहा जाए कि उनके तज़किरे के बग़ैर पाकिस्तान में ना ही टेलीविज़न की तारीख़ मुकम्मल हो सकती है और ना ही अदब की, तो यकीनन गलत नहीं होगा। अनवर भाई से एक तवील सफ़र है उनका ज़िंदगी का, तकरीबन 50 साल से ज़्यादा तवील, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ नौइयत के काम किए, मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ें लिखी, जिन्हें हर उम्र के नाजरीन में, हर उम्र के पढ़ने वालों में बेइंतहा अप्रिशिएट किया गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना अनवर भाई के साथ एक नशिस्त का एहतमाम किया जाए और उनसे उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाए। अच्छा अनवर भाई, ये बताइए कि 50-50 पाकिस्तान में टेलीविज़न की दुनिया का एक ऐसा शो था जो आपके करियर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्या समझते हैं आप? थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, जो आज की जनरेशन है, उनको बताएं कि इसकी मकबूलियत की वजह क्या थी, जो बेपनाह मकबूलियत इस शो को हासिल हुई। 50-50 78 में शुरू हुआ था और आज अगर करना पड़े उस प्रोग्राम तो फिर किसी फ़ौजी सरबराह की ज़रूरत होगी, जो कि अब मुश्किल नज़र आ रहा है। जमहूरियत आ गई है। म्यूज़िक का शौक़ मुझे भी था। अरशद गिटार बजाते थे, सजगप टाल मटोल करके आए थे कराची, मैं ही लेके आया उनको। तो एक दिन शोएब मंसूर और ये मेरे घर आए और कहने लगे कि एक प्रोग्राम शुरू करना है 50-50 और आप लिखें। मैंने कहा मैं क्या लिखूँगा, मैं नहीं लिखता टीवी के लिए, मैं तो संजीदा लिखता हूँ। मैंने ज़िया मोहिद्दीन के लिए लिखा है और पीटीवी का पहला लॉन्ग प्ले जो था उसका मैं हीरो था, मेहमान का। बोले नहीं लिखें। फिर मैंने 50-50 लिखा। उसमें 2 गाने होते थे, 25 मिनट का प्रोग्राम था और बाकी 20 मिनट मुझे लिखना पड़ता था। तो एक टीम बनाई, उसमें माजिद जहांगीर, ज़ेबा शहनाज, इस्माइल तारा, अरशद महमूद, मैं भी होता था। तो वो प्रोग्राम हिट हो गया और वो इतना मशहूर हुआ क्योंकि ये लोग, मैं अपने बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी जगह कोई और भी लिखता वो प्रोग्राम, जब तक स्क्रिप्ट नहीं हो किसी भी मज़ाहिया प्रोग्राम में वो पसंद नहीं आता लोगों को। अगर फिर बेहूदगी शुरू हो जाती है, भोंडा मजाक शुरू हो जाता है। मैंने 16 प्रोग्राम किए। 16 प्रोग्राम में ख़त्म होने, मतलब हो गए जब, तो जनरल मुजीब थे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, वज़ीर थे मुल्क के वो इंफॉर्मेशन के। तो पूरी टीम को ज़िया उल हक़ ने
बुलाया, ज़िया साहब ने बुलाया इस्लामाबाद इनाम देने के लिए, मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने पूछा मुजीबुर रहमान साहब से कि सारी टीम जा रही है इस्लामाबाद, तो मुझे नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ये मज़ाहिया प्रोग्राम में लिखने वाले का क्या काम, वो तो एक्टिंग होती है। अरे मैंने कहा ये मैं बिल्कुल भूल गया था, ये दिमाग में क्यों नहीं आया मेरे। खैर वो प्रोग्राम अभी भी लोग देखते हैं, उसको लोग पसंद करते हैं। बड़े अच्छी एक्टिंग की, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, जेबा, जिन सब ने भी छोटे छोटे रोल्स में भी आते थे लोग, लतीफ़ कबाड़िया। आपने जो मज़ा लिखा 50-50 के अंदर, वो इतना शुस्ता उर्दू के अंदर था और इतनी खूबसूरत ज़बान के अंदर था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप जो हैं अखलाक के दायरे से, ज़बान की हदूद से बाहर भी नहीं निकल रहे और उसके बावजूद इतनी खूबसूरत तरीके से अपनी बात जो है वो देखने वाले तक पहुंचा भी रहे हैं? बेहूदगी लिखना बहुत आसान है। सटायर जो है उसमें आप बड़े मज़े से बात भी कहे जाते हैं और लोगों को मतलब अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें बेहूदगी कहीं एलिमेंट है। बुराई हर चीज़ की होती थी, जो कि सिस्टम हमारे यहाँ चला आ रहा था, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कस्टम हो, चाहे सरकारी इदारे हों, चाहे डॉक्टर्स हों। 50-50 में हमने हर एक के साथ, मतलब वकीलों के साथ सब कुछ किया। और फिर वो प्रोग्राम चलता रहा। फिर वो जो लिखते थे वहाँ बैठ के लोग, काम एक्टिंग करते थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। वो एक एक स्क्रिप्ट लिख के लाते थे, वो सब स्टेज पे काम करते थे। फिर उसमें स्टेज का एलिमेंट आ गया, जो मजाक स्टेज का। जबकि शोएब मंसूर बहुत ही संजीदा और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे, मगर वो चलाते रहे क्योंकि मकबूल था प्रोग्राम। मैं हट गया था 16 किस्तों के बाद। अच्छा ये बताइए कि एक ज़माने में बड़े खूबसूरत आपने प्लेस लिखे टेलीविज़न के लिए, लेकिन अब हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि आप टीवी ड्रामे से दूर हो गए, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा कि वो मेरी जगह बन नहीं रही है। बहुत लिखा, मेरे 160 ड्रामे हैं। सितारा मैरूनिसा ने सीरियल लिखा था, फिर हम पे जो गुजरती है एक लिखा, जी जानता है लिखा, ये सब सीरियल थे मेरे। और लॉन्ग प्लेस तो बहुत लिखे मैंने। मुझे ये बताइए कि खुद आपको कौन सा आर्टिस्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसने आपके काम के साथ, आपके स्क्रिप्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ किया हो? सबको मालूम ही है कि मोइन से बड़ा अदाकार तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और मोइन का कमाल ये था कि चाहे संजीदा अदाकारी हो, चाहे मज़ाहिया हो, स्क्रिप्ट अगर उसके हाथ में है तो फिर बाकी काम उसका है। औरतों में बुशरा अंसारी थी और मोइन का तो जवाब ही नहीं है। अच्छा अनवर भाई, 80 से ज़्यादा बहारें अपनी ज़िंदगी की आप देख चुके हैं। ये फरमाइए कि उम्र के इस हिस्से में क्या एहसास होता है आपको? जितने ख्वाब देखे थे वो सारे पूरे हो गए, या कुछ ख्वाहिशें ऐसी भी हैं जो अब भी आपको लगता है कि नातमाम है? 80 उम्र में तो अरमान तो बेकार हो जाते हैं, तो वो तो नातमाम तमाम की बात तो रहने दें। 80 बरस में लगता है कि कुछ भी नहीं किया। मैं पेंट करता हूँ, लिखता हूँ, शायरी भी की है, पेंटिंग मेरा मेन ज़रिया है, मैं करता हूँ। सरकार की तरफ से मुझे लिखने के सिलसिले में हिलाल इम्तियाज़ भी दिया और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया। कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल मुझे मिला है। मगर फिर भी एक ज़रा सी खलिश है दिल में कि मुझे काम करना चाहिए था, मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। ये सब कुछ नहीं करता मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाता और तहज़ीब सिखाता। यहाँ आके अफसोस होता है कि अगर वो काम करता तो मुमकिन है कि इस उम्र में मुझे थोड़ी बहुत खुशी होती कि मैंने ये काम किया। तो क्या समझते हैं अनवर भाई, किस चीज़ ने आपको रोका? जो कुछ आप करना चाहते थे ज़िंदगी में, जो आपका ख्वाब था, उसकी तकमील या उसकी ताबीर को पाने में किस चीज़ ने रोका आपको? उसमें माशी हालात का बड़ा वो था।
कि तस्वीरें मेरी बिक जाती थी। टेलीविज़न के लिए जो लिखा वो लोगों ने देखा और पसंद किया, तो उस तरफ ध्यान फिर छोड़ दिया मैंने, फंस गया इस मशीन के चक्कर में। जी तो नाजरीन, अनवर मकसूद साहब से ये थी हमारी एक मुख्तसर सी मुलाकात। इसमें उनकी ज़िंदगी के, उनके प्रोफेशनल लाइफ के कुछ गोशों के हवाले से हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तादेर उन्हें हमारे साथ रखे और इसी तरह हमें हंसाते रहें और ख़ूबसूरत काम जो है अपने कलम के हवाले से देखने वालों तक पहुँचाते रहें। स्टूडेंट लाइफ में आपकी क्या था फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जी। ऑब्वियसली बायोलॉजी। बायोलॉजी था। अच्छा, अब मेरा मोस्ट अनफेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। बहुत भागता था मैं। मुझे भी मैथ्स एंड आई वंडर कि मैं हमेशा सोचता था कि यार ये बच्चे जो हैं उनको ये मैथ्स पढ़ाते क्यों हैं, उनको क्यों सिखाते हैं। वैसे ये हमारी अपनी सोच की बात है, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे बच्चों से जिनका ये सिर्फ लगता है कि फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, ये चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब मैथ्स की ज़बान में करते हैं। दीज आर वॉकिंग कैलकुलेटर्स। और ये बच्चे इतने ज़्यादा माहिर हैं, कितने ज़्यादा माहिर हैं, इनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो CEO माइंड एक्सप्लोरर आमिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आप ये जितने जीनियस बैठे हैं इनका बारी बारी ज़रा हमें इंट्रोडक्शन करा दें। ओके, सो ही इज़ इस्माइल। इस्माइल जी, student for Abacus Mental Maths program, level 9 qualified. Okay, ये level 9। ये level 9 qualified. Then we have Arsh Farooq, level 8 qualified, waiting for the results. Recently इन्होंने जो अभी international test दिया है। Then we have Arwa Wakar. She has done level 5 and now she is in level 6. Okay. And we have Hadia Ziad. Hadia Ziad is in level 8 right now. Recently she have complete level 7. सर, तो सर ये बताएं व्हाट इज़ ऑल अबाउट ये जो दी माइंड एक्सप्लोरर, ये किस तरह आपका काम करता है, किस तरह की ये जो है एक्टिविटी है, किस तरह का ये आपका इदारा है और क्या सिखा रहे हैं आप ज़बरदस्त काम? देखिए, दिस इज़ ऑल अबाउट we are working with the STEAM education. STEAM is science, technology, engineering, arts and mathematics. Great. Okay. With that we have some holistic development program in which we are working with the Abacus Mental Maths program, the Brain Gym program and the complex writing program. Okay. So ये जो बच्चे ये holistic development के हवाले से जिसमें ये Abacus को use करते हैं initially, होता है कि initially on the tool Abacus पर जो है ये calculation करते हैं and then gradually हम इन्हें practice करवाते हैं without tool आपने calculation कैसे perform करनी है. God. So whatever they are doing in imagination. There is no physical tool. ठीक है, इनिशियली डेफिनेटली फिजिकल टूल पे काम करते हैं, बट ग्रेजुअली ये विदाउट टूल जो है इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। आई मीन, अच्छा, वो एबेकस अब है आपके पास? जी बिल्कुल एबेकस है। अच्छा, मैं देखने वालों को भी बता दूं कि वो ये एबेकस आम ज़बान में ये होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि एक टूल होता है, वो बहुत पुराना काउंटिंग का टूल है और उसको अब उसमें बीड्स लगी होती हैं, दिस एंड ऑल दैट। इफ यू कैन शो मी दैट। सो या देयर यू गो, दिस इज स्टूडेंट एबेकस। इट्स लाइक दिस, एग्जैक्टली। ओके, तो इस तरह है, तो इस पे आप इस तरह ये काउंट करते हैं। और अच्छा, ये तो हमने छोटा सा आपको दिखाया है, ले आए यार, बड़ा भी ले आए, शर्माए नहीं, कोई मसला नहीं है। देयर यू गो। ये आप ले लें बिल्कुल। सो दिस इज एबेकस। और ये ज़माने कदीम में आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि कुछ ग्रीक साइंटिस्ट जो थे वो ऐसे काउंट कर रहे होते थे यूं करके। अब ये ज़माने कदीम से ज़माने जदीद का ये मॉडर्न एबेकस है, इफ आई कैन कॉल इट। एग्जैक्टली, ठीक है जी। दिस इज जापानीज वर्जन ऑफ एबेकस। ये जापानीज वर्जन ऑफ एबेकस है। इसमें अलग-अलग चाइनीज वर्जन भी आते हैं, कोरियन वर्जन्स भी आते हैं, बट दिस इज द जापानीज वर्जन। दिस इज द जापानीज वर्जन। इसको सौरबन भी कहते हैं। सौरबन, सही। अच्छा, ये बताइए, ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें तो हमने देखी और जैसे ही मुझे आपने बताया कि ये इमेजिन करते हैं और फिर उसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज़ वेरी बिग थिंग। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना ज़बरदस्त और इतना जल्दी इतना एक्टिव उसको प्ले करना और जवाब दे देना आसान नहीं होता। तेरा का पहाड़ा याद ना हो। एग्जैक्टली, मतलब मैथ्स तो मुझे बहुत ज़्यादा, यानी सबसे बुरे मार्क्स जो थे वो मैथ्स में ही आते थे और यहाँ इतने छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए और ये एक्सपर्ट्स हैं। तो सबसे पहले, हाँ बिल्कुल, इस्माइल से अगर हम शुरू करें तो इस्माइल ये बताइए सबसे पहले तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं, अच्छा लगता है आपको? यस, मेरी हॉबी तो यस ऑब्वियसली मैथ्स एंड साइंस। तो सर प्लीज़ आप कुछ इनसे पूछिए और ये फिर बताएंगे हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स। व्हाई नॉट।
Ismail, can we do 3/1 division? Yes. Okay, fine. 422 into 2. 211. Good. Nice. You can check it. Okay, okay. I think you have some questions, Yeah, or yeah. I asked If you need that, randomly. you should. I don't need that. Okay, okay, fine. But okay. if you want, I can चले ask जी। it. Because वो- screen पे भी अगर उनको नजर आए कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो क्या है। ओके जी, ठीक है जी। तो अर्श जो है वो यहाँ पर है। तो अगर मैं अर्श से पूछूं, अर्श ये बताइए 63 - 39। ओके, अच्छा। 63, sorry, 63 - 39। minus 39. Minus नहीं, multiply. इनसे आप Okay. वो पूछे, मैं वो अर्श से डबल डिजिट मैं पूछ के बताता हूँ डबल कैसे डिजिट, पूछना बिल्कुल है। बिल्कुल। मुझे दें क्योंकि जी जी, इसकी श्योर स्पीड है। श्योर श्योर श्योर। ये ओके, फाइन। अर्श, आर यू रेडी? वी आर डूइंग डबल डिजिट लॉन्ग। रेडी टू गो? अच्छा, मैं तब तक आप ये कर रहे हैं ना, तब तक मैं अपने पास जरा कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। Why not? That is really great. हाँ, चले। अब मैं अपनी तरफ से भी चेक कर रहा हूँ, स्क्रीन पे चेक करे, चले। लेट्स स्टार्ट। Okay, Arsh, 30, 40, minus 45, 43, minus 21, minus 38, 71, minus 37, 12, minus 17, 28, minus 29, minus 35, 18, 32, minus 48. 4. हैं? सर ये तो कब शुरू My हुआ, God. कब खत्म हो गया, ये तो मैं लिख भी नहीं पा अभी रहा। तो फैसल ने कैलकुलेट भी नहीं करना शुरू किया है। कैलकुलेट करना, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि मैं 4 माइनस लिखूं कब। लिखूं ओके, कब। नेक्स्ट। देखिए, अब हम आपको शो करते हैं सिंगल डिजिट का। दिस वाज द डबल डिजिट। ठीक है, सिंगल डिजिट। हादिया, कैन यू डू इट? परफेक्ट। रेडी? ओके, फाइन। सिंगल डिजिट लॉन्ग। 16, 3, 3, 1, 4, minus 1, minus 8, 3, minus 4, minus 9, minus 1, 9, minus 4, minus 4, 2, 8. 18. Oh, You want to that's try really one great. more? Great. Okay, next. Hadia. 1, 5, minus 5, 9, minus 1, 1, minus 7, minus 3, 4, 9, minus 1, 1, 3, minus 8, 1, 4. 18. ओके, अच्छा, ये तो लिखा हुआ है, तो जो देखने वाले वो शायद ये कहें कि जी शायद पहले से प्रिपरेशन कर लिए। अच्छा, मैं अपने हिसाब से अगर कुछ हाँ, करूँ, बिल्कुल। No worries. जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है। अच्छा, मैं स्क्वायर्स पूछ सकता हूँ इनसे, Squares? लाइक 6 का स्क्वायर एंड दिस एंड ऑल, वो आप इसको ब्रेक करके पूछ लें। लाइक 6 into 6। ओके, चलो, जो सबसे छोटी है उनका नाम क्या है? अरवा वक्कार। अरवा, मैं आपसे कैन आई आस्क? अच्छा अरवा, मुझे बताएं, मैं तो छूटते ही मैंने अपने लेवल से छूट गया। 6/6, वेरी गुड। 12 into 12, Means 12/12. 12/12, multiply or divide. मल्टीप्लाई। Good. One 32. 12/12. ओके, अर्श, पास ऑन टू यू। 12 into 12, 144. 144। अच्छा, हादिया, 13/13। नहीं, शी इज नॉट फॉर 2/2 मल्टीप्लिकेशन। आप 3/1 पूछें से वो जवाब देगी। Okay. 423/5. 423/5। Faisal is also calculating. 2115. Is it right? जी, 2115. That's really 2115. nice. Really Actually, nice. 2/2 मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास लेवल 8 और लेवल 9 में। So, अच्छा। he can do it. He can do it. ये अच्छा, बिल्कुल। चलो, ये अब मैं level आपसे 9 पूछता के। ये लेवल 8 के। ये level 8 के। 14/19। 266. यार तुम तो कंप्यूटर से भी कमाल, तेज हो भाई। कमाल, 266, जबरदस्त। जबरदस्त। ओके, वन मोर, अब मुझे मजा आता जा रहा है। वन मोर, 25 into 13। 325. Great. मतलब कि यार क्या मैं कुछ आप ये नाम आपका हुआ। Ask them 3/1 division. 3/1 डिवीजन वो अगर आप पूछो। ये देख रहे, ये सवाल है आपके पास, कोई भी आगे वाले पूछ सकते हैं। ये वाले। ओके, 615 divided by 7। 87.8. या मतलब डेसिमल भी बता दिया इन्होंने। हाँ, आप ये exactly. सोचें कि डेसिमल भी बता रहे हैं। ओके, वन मोर, 115 divided by 3।
115 divided by 3. Come on, come on. 38.3. यार Great. That's really great. That's really great. आई होप के वजीर तालीम, वजीर बिल्कुल। साइंस सब देख रहे हो तो वजीर मैथ्स जो हैं जी। वो इन्हें बना दें। अच्छा अरवा, मैं आपसे छोटा सा पूछूं? मैं इनसे डिवीजन पूछ सकता हूँ? दैट्स 2 by 1, right? 2 by 1 division. ओके 34 divided by 4. 8.5. जबरदस्त जबरदस्त। इससे पहले कि मैं मजीद क्वेश्चंस करूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिस विल कीप ऑन गोइंग। हाँ बिल्कुल। मैं देखता हूँ दुनिया भर में जो है बच्चे दे आर प्रीटी शार्प। हम देखते हैं थेसॉरस के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसी तरह मैथ्स के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पड़ोसी ममालिक के बहुत सारे, फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चैम्प्स होते हैं। हमारे यहाँ स्पेलिंग बी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मुझे बताएं हमारे बच्चों के जो माइंड्स हैं आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे वे दे आर स्टक इनटू द मोबाइल्स, बेबी शक डुडू डुडू, उससे बाहर नहीं आ रहे। तो आप इनको यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे लेके आए? कितना टाइम लगा इनको इस तरह प्रिपेयर करने में? देखें, अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चों का मैथ्स वीक है। मोस्टली हमारे पास जो आते हैं वो मैथ्स का वीक पॉइंट लेकर आते हैं। वी गाइड देम कि ये जो प्रोग्राम है दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर मैथमेटिक्स, दैट इज ट्रू, बट अदर देन मैथमेटिक्स दे आर इम्प्रूविंग देयर स्किल सेट एज वेल। बट आमिर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे जो बच्चे हैं उनका मैथ्स वीक है, तो मेरे ख्याल में ये जो जिस प्रोग्रामिंग के तहत ये हमें बता रहे हैं तो ये एक बड़ा इंस्टेंट, बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है और इसके लिए बड़ी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो कैसे आप ट्यून इन करते हैं उन बच्चों को जो कि ऑलरेडी मैथ्स में वीक होते हैं और उसके बाद फिर वो आके इस तरह का रिजल्ट देते हैं? आई थिंक दैट्स अमेजिंग, दैट्स लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। Yes. A for Apple. Why not aeroplane? It can be. Why not obviously. alligator? Yes. Because yes. that is your photographic memory. Why not almonds? हाँ बिल्कुल। और बादाम खाएंगे तो दिमाग तेज होगा। Exactly. वो ये खाते हैं। I think बादाम तो obviously खाते हैं। So ये क्या, ये आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। What they are doing, इसको अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में इन्होंने प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसको आप देखेंगे इनकी फिंगर्स इस तरीके से मूव करती है। So what they are doing, they are moving the beats in their brain. अच्छा, जबरदस्त। ये पूरा फोटोग्राफिक मेमोरी पे चलता है। अर्श या कोई भी हमें बता सकता है कि ये जो आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब क्या किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई करते हो, किस क्या आपकी प्रैक्टिस होती है, कुछ बताओगे इस बारे में? जैसे अगर ये मैं आपको दूं? लेना है अपने ये? नहीं अच्छा, भाई ऐसे ही सही है, चाहिए। इज परफेक्ट। हाँ। जैसे हम 10 यूनिट्स की रॉग में माइंड में बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, पूरा बैकअप जैसे हमारे माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो चुका होता है। फिर हमें जब भी कोई सम ऐसा करना होता है हम डायरेक्ट उसी वक्त माइंड में कर सकते हैं, भले हम कुछ भी काम कर रहे हो, भले हमारी प्रैक्टिस हो, हम एक दो सम ऐसे ही। अगर हमारे पास बैकअप जैसे ये प्रोवाइडेड बैकअप नहीं है हमारे पास, हमारे पास बैकअप पे कुछ मसला है वो नहीं चल सकता, तो फिर हम वही चीज़ें जो हमें बैकअप पे कर दी है वही हम आराम से माइंड में भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर भी वही आएगा। आंसर भी वही आएगा। और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? टेस्ट में बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और ऐसे ही भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स। अच्छा, तो जब ये प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होते हो तो कभी कभी फेड अप नहीं हो जाता, यार इतनी सारी मैच मैं मतलब कितना कैलकुलेट करूं, कितनी प्रैक्टिस करूं, मतलब थोड़ा होता है ऐसा कुछ? कभी कभी होता है, लेकिन मज़ा आता है। अच्छा, अदर देन दिस आप लोग क्या क्या करते हैं भाई? आप लोग बाहर खेलते हैं बच्चों के साथ, फ्रेंड्स बनाते हैं, या फिर सारा दिन बीट्स के साथ खेलते रहते हैं? हम तो सारा दिन बीट्स के साथ खेलते रहते हैं, मगर कभी कभार बाहर जाते हैं, वरना इसमें सारा टाइम लगा रहता है। और मुझे ये बताएं, अभी तक ये बच्चे compete इन्होंने किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और किस किस की क्या अचीवमेंट है ये बताएं। ये लास्ट ईयर हमारा कंपटीशन हुआ था, इंटरनेशनल कंपटीशन था, जिसमें अबाउट 13 डिफरेंट कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हमारी कंट्री से 60 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था, जिसमें से 35 जो है वो विन करके आए थे डिफरेंट पोजीशंस पे। उसमें अर्श जो है वो हमारे पास लेवल में, आई थिंक सो लेवल 7 में जो है वो ये सेकंड पोजीशन इन्होंने अचीव की थी इनके अपने एज ग्रुप में। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि अगर इन्हीं की तरह और जो बच्चे हों वो आना चाहें और वो करना चाहें इसी तरह एबिकस के थ्रू, इसी तरीके से ये प्रैक्टिस करना चाहें, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? और दूसरा ये कि जिन बच्चों का मैथ्स बहुत वीक होता है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इसी तरह इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट नॉट अबाउट मैथ्स। मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करता हूँ। हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि ये स्कूल ने जो है कहा है कि ये दे कैन नॉट डू इट,
Okay. स्कूल की तरफ से टैग लग चुका है कि दे कैन नॉट डू इट। Okay. वो हमारे पास लेके आते, हमने कहा कि लेट्स ट्राई। ओके ठीक है, हम उनके साथ बैठते हैं, ये काम करवाते हैं स्टार्टिंग में ग्रेजुअली। देखें, हर चीज़ ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकती, इट टेक्स टाइम। ठीक है, सो इनिशियली वो जो है वो स्लो विद एबेकस करना शुरू करते हैं एंड देन ग्रेजुअली हम उन्हें विदाउट एबेकस पे पुल ऑफ करते हैं। ये तो अभी भी बड़े बच्चे हैं, हमारे पास 5.2 ईयर्स के बच्चों ने परफॉर्म किया है। वाह। लेवल 8 एक हमारी स्टूडेंट थी निवा, उन्होंने 8 ईयर्स 8.7 में जो है लेवल 8 क्लियर किया एंड शी वाज रियली गुड। आई मीन जो कैलिबर आपने देखा वो जरा कैलिबर एक बार फिर हम जरा खेलते हैं, एक तो द वर्ड प्ले, द नंबर प्ले। आई विल स्टार्ट विद स्माइल। स्माइल सब्सट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो अच्छा, इसको मैं क्या कहूँगा? दिस इज 1 2 3 4 5 6। हाँ, या 6 डबल डिजिट है, 6 डिजिट लॉन्ग। ओके, यू जस्ट आस्क 62 तो मेरे पास, मैं आप देखने वालों को बता दूं, मेरे पास 6 डिजिट्स हैं और वो सब्सट्रैक्शन के हैं, ठीक है? मिक्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें कैसे पता चलेगा कि एडिशन कौन सा है? जिसके साथ जो साइन है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसके साथ साइन नहीं है दैट इज एडिशन। सो इट्स अ मिक्स बैग, यानी कि ये जो अब फॉर्मूला है, इफ आई एम करेक्ट इन दैट के फॉर्मूला, सो देयर यू गो स्माइल, इसमें एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है। 62 माइनस 59 प्लस 17 माइनस 6 प्लस 17 माइनस 8। 23। Amazing. जबरदस्त, जबरदस्त। दिस इज टू स्लो। अच्छा, ये मैंने स्लो पूछा है। एग्जैक्टली, आप इनसे पूछे कि ये स्लो है या फास्ट है। ये स्लो था, तुम्हारे लिए फास्ट था भाई, ये स्लो था। अच्छा, मैं फास्ट कर दूं? चलिए मैं फास्ट कर देता हूँ। तो 85 माइनस 16 माइनस 58 प्लस 19 माइनस 22 प्लस 17। 25। यार ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे कर सकते हो यार? ओके, अब मैं आता हूँ अरवा पे। ओके अरवा, हम मल्टीप्लाई पे जा रहे हैं। ओके, डबल डिजिट मल्टीप्लाई। 23 इंटू 8। 23 इंटू 8 184। ये एक बार फिर वाटर कूलर आपके नाम हुआ। और अर्श से मैं पूछता हूँ 63 इंटू 63। 3969। वह भाई, My God, अच्छा इनसे मैं क्या पूछूं अगर आप मुझे गाइड करें? हादिया से 2/1 मल्टीप्लिकेशन में हादिया से 3/1 3/1 पूछूं मैं? ओके, फिर मैं ऐसे पूछता हूँ, आप अपने पास 123। मैं आई एम सो स्लो इन राइटिंग। 123 इंटू 6। 738। My God, amazing, amazing. ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो रहा है? Still you are taking too much time. I mean इसको और टाइम हम स्पेस मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इनसे पूछने में इतना टाइम लगा रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि ये इंतहाई क्विक रिस्पांस दे रहे हैं, और ये कैसे पॉसिबल है? Really nice, brilliant kids. मेरा नेक्स्ट है 184 इंटू 5। 920। हाय हाय, काश आज हम इनामात रखते और वो इनामात ख़त्म हो चुके होते। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आप लोग इसको पूरा साल इस एक्टिविटी को करते हैं या फिर ये समर कैंप्स या वेकेशंस में करते हैं? एंड व्हाट आर द चार्जेस एंड ऑल, सो दैट जो वालिदैन देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम अजीज़ व क़ारिब से कि जो बच्चों को छोड़ देते हैं, जा बेटा ले मोबाइल और खेल, खुदा का वास्ता प्लीज़ अपना माइंड इधर शिफ्ट करें प्लीज़। सो बेसिकली ये प्रोग्राम्स हम स्कूल्स वगैरह में भी ऑफर करते हैं, इसके साथ रोबोटिक्स और ये सारी चीज़ें हम स्कूल्स वगैरह में भी जाके ऑफर करते हैं। बट थ्रू आउट द ईयर ये हमारे पास जो है ये सैटरडे एंड संडेज में क्लासेस होती है। अच्छा, वीकडेज में हमसे ज़्यादा बच्चे ऑक्यूपाइड हैं। डेफिनेटली बिकॉज दे हैव देयर ओन स्केड्यूल। सो ये हमारे पास वीकेंड्स पर आते हैं और ये सारा प्रोग्राम वीकेंड्स पर होता है। अनफॉर्चुनेटली ये समर्स में नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं है, इट टेक्स टाइम। 8 मंथ्स 9 मंथ्स के बाद जाके रिजल्ट्स नजर आते हैं। आई मीन हम बात करें, फोकस इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, इमेजिनेशन इंप्रूव होती है, ये सारी चीज़ें होती है, बट इट टेक्स टाइम। ठीक है, सो ये रेगुलर जब तक आप इसकी प्रैक्टिस मेंटेन नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका कोई एडवांटेज नहीं है। इस वक्त हमारे पास रजिस्ट्रेशंस वगैरह ओपन है फॉर द February बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th Feb। सो इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन सो दे कैन जॉइन। इवन हमारे पास कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो हमें ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करते हैं।
सो हमारी कुछ टीचर्स है जो कि ऑनलाइन जो है वो यू आर गेटिंग गुड रिस्पांस इन ऑल थिंग्स। या अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ यहाँ पर आमिर साहब मौजूद थे और ज़बरदस्त किस्म के टैलेंटेड बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एंड आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड एंड आई सजेस्ट यू कि आप भी इसको ज्वाइन करें। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली हाँ, वी कैन ऑल्सो, हम ज्वाइन कर सकते हैं सर। बिल्कुल इंशाल्लाह आप आए, जब हमने सीखा तो आप भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे फैसल के वीकेंड्स पे हम भी इनको ज्वाइन कर ले ताकि हमारी भी जो मैथ्स है वो कुछ बेहतर हो जाए। थर, जहां पानी सोना है, पानी चांदी है, पानी बेशकीमती है, मगर पानी बेशबहा नहीं। ये साल 2022 है, नए साल का आगाज हो चुका है और पूरी दुनिया इसका जश्न मना रही है। लेकिन पाकिस्तान के सूबे सिंध का इलाका थरवासी अभी भी सदियों पुराने तरीके से पानी निकालने पे, खुद पीने पे और अपने मवेशियों को पिलाने पे मजबूर हैं। आखिर कब इनके हालात बदलेंगे, कब हुकूमत इनका साथ देगी? हुकूमत तो दावे करती है, हुकूमत तो वादे करती है कि उसने आरओ प्लांट्स भी लगाए हैं और पानी को फिल्टर भी कर रही है। उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और थरवासी अपनी किस्मत बदलने के हवाले से कोई उम्मीद रखते हैं या नहीं रखते हैं? आज के शो में यही बात होगी। थर में जिंदगी कई फीट ज़ेरे जमीन है और इस जिंदगी को जीने के लिए, 2 घूंट पानी पीने के लिए कई बार तो मरना पड़ता है। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ सर के ऊपर से मटके वगैरह भर के लाते हैं पानी के लिए। और जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं जो हामला होती हैं, उनका हमल भी कभी कभी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी इस इदारे को फाल किया जाए। थरवासी आज भी कदीम तरीके से पानी निकालने पे मजबूर हैं। ये खूह जो है ये पाकिस्तान कायम होने से पहले का है। सुबह से शाम तक पानी निकालते हैं, फिर चौपाई माल आता है, पी लेते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर आता है पानी पीने के लिए। शाम तकरीबन शाम को आते हैं। ये असांजो पुरानो तरीक़ो है। असांजो माल हिन हिते 80 खां 90 साल थी गुज़री चुका आहिनि। अबा ॾाॾनि खां वठी इहो ई तरीक़ो असांजो हलंदो रहियो आहे। असांजो चौपायो माल तमामु तकलीफ़ सां पाणी कढूं था। सुबुह खां वठी शाम ताईं ॻोठु पाणी भरे थो, ॿार बच्चो पाणी भरे थो। असांजो चौपायो माल हर रिढ बकरी उठ ढगी सभु असांजो इन खूह ते पाणी माल पीए थो। असांखे ॿियो को बि तरीक़ो कोन आहे। असांखे कुझु न कुझु हुकूमत अहिड़ो सहारो ॾिए जो असांजो माल चौपाए लाइ पाणी कढण या असांखे तकलीफ़ न थिए। इस तपते सहरा और गर्म धूप वाले खित्ते में यहाँ के वासियों का पानी हासिल करने का ये कदीम पुराना तरीक़ा इनका वाहिद सहारा मालूम होता है। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने जो वादे किए, जो दावे किए, जो आरओ प्लांट लगाए, वो कितने फंक्शनल हैं और कितने नॉन फंक्शनल। हुकूमत तो कहती है कि हमने बहुत काम किया, तो इस बहुत काम के पीछे क्या हकीकत है और क्या फसाना, चलिए जानते हैं। चलिए अब उस हकीकत से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है कि जिसके बारे में हुकूमत कहती है कि बहुत काम किया है, थर के वासियों को बहुत पानी दिया है। कितना दिया है, कितने आरओ प्लांट लगे हैं और कितने उनमें से फंक्शनल हैं। सबसे पहले तो हमें आके इधर ये इसको हटाना पड़ रहा है। ये अब फिक्र ना करें, ये लकड़ी तो शायद ऐसी लगी हुई थी, अंदर खुला होगा। आ जाए आ जाए आ जाए। ये जाले सिर्फ यहाँ लगे हुए, लेकिन फिक्र ना करें, अंदर सब चल रहा होगा। माजरत के साथ अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। ये उन आरओ प्लांट्स, उन कई आरओ प्लांट्स में से एक है जो लग तो गए, चल नहीं रहे। हालत आप देख सकते हैं
लाखों रुपए की मशीनरी मट्टी में अटी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये मट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ जो यहाँ पे मशीनरी है, जंग भी उसमें लग रहा है, ख़राब भी हो रही है। और तो और मेंटेनेंस का ये आलम है कि इसमें से अब ये जाले भी जो है यहाँ पे लग चुके हैं। तो ये था हुकूमत का वो दावा जो उसने किया हुआ था कि हमने बहुत आरओ प्लांट्स लगाए हैं। एक तो हमने आपको दिखाया, इस तरह के कुंडार शुमरा गांव जैसे कई गांव हैं कि जहां पे आरओ प्लांट्स तो हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है। कुछ मुकम्मल बंद तो कुछ अध खुले प्लांट्स हुकूमती कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रहे हैं। घर का मसला पानी, पानी के मसले का हल आरओ फिल्टर प्लांट्स, लेकिन वो सारे आरओ फिल्टर प्लांट्स खुद मसले मसाइल का शिकार हैं। ऐसे में जहां बहुत सारे आरओ प्लांट्स बंद है वहीं पे एक हमें ऑपरेशनल भी मिला। अब ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अभी ये साल हुई है ना, वो ख़राब पड़ा, सही चलता नहीं है, अभी पानी मिलता नहीं है। मेरा भी घर इधर नज़दीक है, हम दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, ये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है हमें। और बंद क्यों ना हो, जिनको ये चलाना है उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती। वजह यह है तो आरओ प्लान है वो मैंने उन्होंने पगार नहीं मिलता है, सोरा मेहनत है, रोडन ते आया का पगार नहीं मिलता है, डीसी के जवाब देता है काब तक नहीं है। तकरीबन इसको 16 माह हो गए जो हो चुके हैं, ये पानी नहीं मिल रहा है यहाँ। जब लोगों का देरीना मसला पानी हो और सहरा के बीचों बीच हुकूमत उनके मसले का हल इस तरह धोखेदही की सूरत में दे, तो वो लोग क्या करें? क्या सूख के मर जाएं या फिर अपनी मदद आपके तहत अपने बलबूते पे खड़े हों और ना सिर्फ खुद पानी का इंतजाम कर लें बल्कि सहरा को गुलिस्तान भी बना लें? कैसे, चलिए दिखाते हैं। एकदम से मंजर बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एहसासात बदल गए। आपको क्या लगा हम पंजाब चले गए? ये पंजाब या कोई और सूबा या कोई और खित्ता नहीं है, यही थर है जिसके मनाजिर कुछ देर कबल हमने आपको दिखाए और जिसके हुकूमती दावे हमने आपके सामने फाश किए। थर के लोग ये जान गए हैं कि अगर हुकूमत दे या ना दे, हमारे पे न रहना, खुद जागते रहना। तो अब खुद ये जाग गए हैं और जहाँ कहीं रेत और सहरा होता था, अब वहाँ पे लहलहाते खेत आ गए हैं। खुदा भी उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते, इसलिए थर वालों ने अपनी मदद आप करने की ठानी है। वो कहावत मशहूर है ना कि मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखाएं। थर के लोग इससे बखूबी वाकिफ हो गए हैं और कहते हैं कि आटा बांटने से बेहतर है आटा उगाना सिखा दें। थर के लोग और कुछ एनजीओज ने मिलके यहाँ पे एग्रो फार्मिंग का आगाज़ किया है। अब ये क्या चीज़ है और इससे थर की ये बंजर ज़मीन कैसे सैराब हो रही है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। जहाँ एक आरओ प्लांट की लागत 20 से 25 लाख आती है और वो किसी काम का भी नहीं है, ना चलता है, ना लोगों को पानी फराहम करता है, वहीं पे एक एग्रो फार्म की पूरी यूनिट की कॉस्ट 4 से 5 लाख रुपए पड़ती है, जो कि आरओ प्लांट के मुकाबले में इंतहाई सस्ती है। दूसरा इसका मैकेनिज्म यह है कि सोलर पैनल्स के ज़रिए बोरिंग की तरीके से ये पानी यहाँ से निकलता है और उसके बाद इस पानी को ये ना सिर्फ अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपनी ज़मीनों को सैराब भी करते हैं और खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन पे थर में आम की एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वैरायटी उगा दी गई है, जिसको सेंसेशन मैंगो कहते हैं। और ये आपके सामने पानी भी इसका शुरू हो चुका है। यहीं से ये पानी ना सिर्फ आम की इस फसल को सैराब करता है बल्कि वो दूर सरसों की फसल भी इससे सैराब हो रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे खजूर की फसलें हैं जो कि ग्रो यहाँ पे की जा रही हैं। यानी कि थर के लोग अब
अपनी मदद आप कर रहे हैं। 8 से 10 माह कबल दुआ फाउंडेशन एक NGO है कराची की, उनको हमने एप्लीकेशन दी कि हमारी आबाई ज़मीन है 8 से 10 एकड़, तो वहाँ पे हम सिर्फ बारिशों पे रिवायती फसल लगाते हैं और पानी मुयस्सर नहीं है। तो हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, पीने के पानी का भी बड़ा मसला था और फिर मवेशी के लिए भी। थरपारकर के अंदर एग्रीकल्चर का होना ज़ाहिर एक नई बात थी हमारे लिए। 2 से 4 माह कबल हमने कुछ सब्ज़ियाँ हम यहाँ पे लगाई थी, लौकी, टिंडे और भिंडी। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं सरसों की 1 से 1.5 एकड़ पर फसल लगी हुई है, बहुत ही शानदार फसल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थरपारकर की तारीख़ में पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मज़ाफ़ाती खजूर, शकरी, बसरी और डक्की ये वैरायटी है खजूर की। और थरपारकर की तारीख में सेंसेशन मैंगो ये भी फ़र्स्ट टाइम लगा है। सबसे बड़ा इस वक्त जो फ़ायदा हो रहा है, हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि हमारी इनकम जनरेट हो रही है। ये सरसों की फसल है, सामने आप देख रहे हैं। इस 1 एकड़ पे हमने 20,000 रुपये खर्चा किया है और हम उम्मीद करते हैं, आप खुद देख सकते हैं, एक अच्छी फसल लगी हुई है और 1 से सवा लाख की आमदनी इससे हासिल होगी। और इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे पहले हम लोग जो हमारे आबा व अजदाद जाते थे भट्ठों पे मज़दूरी के लिए, अब वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमाएंगे हमारी अपनी ज़मीनों के अंदर। असांखे हिन हालात में जेको पहिरीं हालात असांजो असीं भठनि ते मज़दूरी कंदा हुआसीं, रुलंदा हुआसीं, थाॿा धिका खाईंदा हुआसीं। हींअर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असांजो माना शुक्र गुज़ार आहियूं। बहरहाल असांखे मौला साईं ॾिनो चानस हिकिड़ो कंहिं संगत जे तरफ़ां ॿुधई न, असीं ख़ुशि आहियूं। सिर्फ सरसों की फसल नहीं है यहाँ पे बागात भी अब उगाए जा रहे हैं। ये आम के पेड़ के नीचे मैं मौजूद हूँ एंड टू योर सरप्राइज सिर्फ सरसों और आम नहीं, नीचे गंदम है, पीछे आम है। अल्लाह ताला ने क्या खूब इंतजाम है। ताई थर बदलिंदो पाकिस्तान। वेलकम बैक अगेन। और आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर। तो नई नस्ल तेजी से डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रही है, ये एक इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डिप्रेशन के मरीजों की शरह 22 से 60% तक नोट की गई है। और जो ज़्यादा आबादी वाले शहरों जैसे कि कराची, लाहौर, वहाँ पर ये जो शरह है ये बहुत बुलंद तरीन है। और एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया के मुताबिक जहनी अमराज की शरह अगर इसी तरह बढ़ती रही तो 2050 तक पाकिस्तान जहनी मसाइल और बीमारियों के हवाले से आलमी रैंकिंग में 6ठे नंबर पर होगा। इट्स रियली शॉकिंग फैक्ट। ताहम अगर देखा जाए तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी दरअसल पागलपन नहीं है, बल्कि एक जहनी दबाव है जो आलमी सतह पर भी एक बहुत बड़ा मसला है। और ख़ास तौर पे कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, अंदाज़ा भी नहीं होता और वो इस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिप्रेशन, जहनी दबाव या एंग्जाइटी क्या है, इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है। हमारे साथ डॉक्टर ताहा साबरी मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहले ही ये चीज़ के अपकमिंग जनरेशन, उनमें ये चीज़ कैसे परवान चढ़ रही है। और हम तो ये समझते हैं कि नौजवान जो नस्ल है वो इंथुजियास्टिक होती है, एक्साइटेड होती है, लेकिन क्या मामलात हैं, किन वजूहात की बिना पे तमाम तर अवामिल जो हैं उनमें बढ़ते नज़र आ रहे हैं? तो जैसे वक्त गुज़र रहा है, हमारे मुल्क की माशी हालात ख़राब हो रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब ये है कि पहले लेट्स से 70s 80s में नौकरियां ज़्यादा थीं, लोग कम थे। अब एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे मसले आने शुरू हो गए। अब तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है इस ज़माने में उन पर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। तो एक प्रेशर है, एक तो पढ़ाई का प्रेशर कि उनको एक अचीव करना है ताकि वो उनको एक जो नौकरी मिल पाए ताकि कमा पाएँ। और उसमें फिर एक तो ख़ानदान का प्रेशर भी है, फिर एक माशरती प्रेशर भी है। तो उसकी वजह से बहुत टेंशन में आ रहे हैं। फिर दूसरा है कि जो पहले माँ बाप के साथ ताल्लुकात होते थे, क्योंकि माँ बाप को भी अब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है टू मेंटेन द लाइफस्टाइल, पैसे कमाने के लिए, तो माँ बाप भी वक्त नहीं गुजार पा रहे बच्चों के साथ, तो वो रिलेशनशिप कायम नहीं हो पा रही। और जो रिलेशनशिप हो भी रही है वो सिर्फ प्रेशर की है कि बस ये करो वो करो। तो इन सब वजूहात की वजह से बच्चे अब इन ज़हनी परेशानी वगैरह मुब्तला हो रहे हैं। और फिर एक और भी चीज़ कहता हूँ, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मसला है कंपैरिजन बहुत करते हैं।
मतलब एक चित्राल में लड़की बैठी हुई है, अब वो देख रही है कि यार कराची में जो लड़कियां उनके पास ये सहूलियात हैं, हाँ। तो ऑटोमेटिकली वो फिर फील करेंगी यार मेरे पास कम है, तो कमी महसूस होती है। हाँ। उसकी वजह से भी दबाव और टेंशन और ये वाइस वर्सा भी है। कराची में कोई लड़की बैठी है और न्यूयॉर्क में कोई चित्राली ड्रेस पहने लड़की जो है देख लिया है और उसने आगे आगे जो है ना तूफान मचा दिया कि मुझे चाहिए यही वाला ड्रेस, तो कंपैरिजन वगैरह, तो उस इन सब चीज़ों की वजह से अभी एक बहुत संगीन सूरत हाल है रिगार्डिंग। सही। अच्छा, अब डेफिनेटली जिस तरह से आपने कॉजेज़ बताया कि सोशल मीडिया हो गया, पढ़ाई का प्रेशर हो गया या रिलेशनशिप के दीगर मामलात हैं, तो अब जिस तरह से हम इसको कहते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, वहीं टॉलरेंस की भी लोगों में बहुत कमी आती जा रही है। जब आप डिप्रेस फील करते हैं, लो फील करते हैं, आपको लगता है आप बहुत सैड हैं, आपको लगता है नहीं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ठीक नहीं हो रही हैं, तो आपका रवैया दूसरों के साथ बहुत चेंज हो जाता है। फिर आपके अंदर वो टॉलरेंस नहीं रहती। फिर अगर आपसे कोई बात करना चाहता है या आपके साथ किसी के टॉकिंग रिलेशनशिप है व्हाटएवर, तो आप इस तरह बिहेव करते हैं कि अगला बंदा फिर आपसे भी उलझना शुरू करता है, तो ये एक ओवरऑल मिलके पूरा माहौल डिप्रेस हो जाता है। तो इस चीज़ को किस तरीके से बंदा अपने डिप्रेशन को कैसे ओवरकम कर सकता है, ये बताइएगा। और ये जो टॉलरेंस की कमी है, ये इसके बारे में भी बताइए। So, एक तो हमें डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि एक तो है टेंशन, एक टेंशन की कैफियत जिसमें सब मुब्तला हैं, जो हालात हैं। फिर एक है क्लिनिकल डिप्रेशन, जो एक बीमारी है और जो होती है तवील अरसे तक टेंशन रहती है और फिर दिमाग में कोई कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं, तो फिर एक वो मर्ज का लेता है। तो अभी हम बात करें टेंशन की, राइट। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ज़्यादातर जो हमारे रवैये नाखुशगवार रवैये होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हम टेंशन में होते हैं। टेंशन में होने की वजह से बंदा सिगरेट पीता है, टेंशन में होने की वजह से आप अपना गुस्सा पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बच्चों पे निकाल देते हैं, उन पे निकाल देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि ताल्लुकात को भी बेहतर करना है। अगर हमें ये चीज़ें बेहतर करनी, इवन जो अगर हम बात करें कि जो सियालकोट में हुआ लिंचिंग हुई या, तो वो भी एक तरह से एक इकोनॉमिक और वो टेंशन है, उसने फिर मैनिफेस्ट किया एक तरह से टारगेट बना के कि गुस्से को उधर निकाल दे, के मजहबी उसमें निकाल दिया। तो वो भी एक तरह का एक नेशनल एक फ्रस्ट्रेशन और वो इट्स ट्रैवल अराउंड ना, आप टेंशन में हैं, फिर आपने किसी और से कुछ कहा, फिर वो टेंस हुआ, तो ये पूरा एनवायरनमेंट फिर इस तरीके से एक तरह से आप एक टेंस माहौल जो है, तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि क्योंकि मसला होता है कि हमें ना लगता है कि यार मैं अगर किसी से इजहार करूंगा तो फिर मुझे कुछ कह देंगे या फिर व्हाट आर द वेज टू यू नो लेट इट थ्रू। प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर भी है, हमें सुबह उठना है, काम पे जाना है और फिर दीगर चीज़ें भी देखनी है, लेकिन तासा हम कभी कभी अपनी चीज़ें वो नेगलेक्ट करने लगते हैं, द वैल्यू एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि वी वेट फॉर बिग मोमेंट्स। 6 महीने बाद आएगी छुट्टी तो फिर प्लान करेंगे, यार अभी तो काम में अपने आप को झोंके रहते हैं। वो हफ्ते का एक दिन, उस एक दिन का आधा जो है वो टाइम या 1 घंटा भी अगर हमें मैसर आ जाए अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए, और वो डिपेंड करता है कि आप क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा देखने वालों को ये बताएं कि आप दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप 9 to 5 काम ही करते रहें, अपने अपने तई अपने अपने हिसाब से लेट्स वैल्यू द लाइफ, और उसके लिए फिर क्या करें हम। सो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम लोग ना बेसिकली कीड़े मकोड़ों की तरह चल रहे होते हैं, इस तरह एक एंड चल रहे होते हैं एक लाइन में, उसी तरह बस ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं और सोचते नहीं हैं। अब इसमें यह है कि ऑफ कोर्स हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह भी होती हैं, तो इसमें जिस तरीके से अगर हमें अपने बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं तो हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कोई वर्जिश करनी होती है। उसी तरह अगर हमें अपने दिमाग को फ्रेश रखना है, अगर दिल को सुकून में रखना है, तो हमें डेली बेसिस पे उसकी वर्जिश करनी है। अच्छा, उसकी क्या वर्जिश होती है, दिमाग की क्या वर्जिश होती है कि दिमाग को आप थोड़ा रेस्ट दें। अब रेस्ट का मतलब क्या होता है कि रेस्ट हो सकता है किसी फिजिकल एक्सरसाइज के ज़रिए, आप कोई ऐसी हॉबी जिसको आपको शौक हो, मसलन कि कोई आपने कुछ लिख लिया, कुछ बना लिया, कुछ दोस्तों के साथ वक्त गुजार लिया, रूहानियत की तरफ अगर आपका है तो फिर मुराकबा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों से बहुत सुकून मिलता है। तो इनसे तो लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि इवन जब हम ये चीज़ें करें तो हमारा दिमाग कहीं और होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपने 15-20 मिनट दिन में सिर्फ निकालें अपने लिए, वो जो काम करें जो आपको इसका शौक है, और उसमें पूरी तवज्जो दें। चाहे वो कोई गेम खेलना हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना हो, चाहे वो किसी अजीज़ से गुफ्तगू करनी हो, तो क्वालिटी ऑफ आवर टाइम हमें बेहतर करना है।
और ये हर दिन करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी फिर हमारे बिल्कुल वी कैन मेक आवर ओन डे, इट्स अप टू अस कि हम इसको अच्छे दिन से गुजारें, अच्छे मूड के साथ गुजारें या बुरे मूड के साथ गुजारें, क्योंकि दिन तो आपका गुजर जाता है लेकिन आपको ओवरकम करना होता है अपने मूड के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर। अच्छा, डिप्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो दे आर मेनी टाइप ऑफ डिप्रेशंस। लाइक अभी जो हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल डिप्रेशन की, हमने बात की कि रूटीन की प्रॉब्लम है या फिर कोई टाइमिंग्स के इशू हैं या फिर घर में कोई इशू है, आपके रिलेशनशिप का इशू है। एक हम देखते हैं कि सिवियर डिप्रेशन होता है जिसमें वेस्ट में भी और इवन पाकिस्तान में भी लोग इतने डिप्रेस होते हैं कि वो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगते हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, एंटी डिप्रेसेंट खाने लगते हैं। तो नॉर्मल डिप्रेशन से ये चीज़ शुरू होकर जाती है या फिर ये क्लिनिकल टर्म है या क्लिनिकल कॉज है, ये कुछ एक सेपरेट चीज़ है? सो नॉर्मल से शुरू होती है। अच्छा, देखिए इमेजिन करें अब अभी आप कोई टेंशन महसूस करें। हाँ। अब टेंशन हो रही है, आपकी भूख मिटनी शुरू हो जाती है, फिर नींद में मसला आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, गुस्सा आना शुरू होता है, चिड़चिड़ा आना शुरू होता है। तो ये पहले एक हफ्ता रहती है, 2 हफ्ते रहती है, 3, फिर 4 हफ्ते बाद और इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। अच्छा। और फिर क्या होता है कि आप फिर काम पे नहीं जा पाते, काम के लिए उठ नहीं पाते, फिर आप क्या होता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, उनको गाली से नहीं कर सकते। हाँ, मतलब या फिर अपना आप ख्याल ही आप खाना नहीं खा पाते। तो ये ना एक जिस तरह हम तो ये क्या होता है कि अगर तवील अरसे तक टेंशन रहे और उसका आप हल ना निकालें, उसका आप इजहार ना करें, किसी से मदद ना लें, तो फिर वो क्लिनिकल डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। अच्छा, ये शेयर ना करने से मतलब अगर आप डिप्रेस हैं और आप किसी से शेयर नहीं करते तो उस वजह से भी ये एंजाइटी होती है क्या? बुनियाद यही होती है। अच्छा। बुनियाद यही होती है कि समझते कि हमारे अंदर नाखुशगवार जज्बात बढ़ते जा रहे हैं, नाखुशगवार ख्यालात बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। और एक तरह से एक बोतल है जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फिर एक पॉइंट आएगा जब वो मतलब कि ओवरफ्लो हो जाएगी। हाँ। तो हमें क्या करना है, हमने अपनी टंकी को खाली करना है उसके भरने से पहले, और वो किस तरह इजहार करके, लिख के इजहार करके, किसी अजीज से इजहार करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हमदर्द सुनने वाला नहीं है तो फिर काउंसलिंग, किसी काउंसलर से रुजू करके। बिल्कुल, कितनी ही ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि इससे पहले कि आप एक अच्छे स्पीकर हो, आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। ये यकीनन हमारा जो भी इस चीज़ से गुजरते हैं उनके लिए एक टिप तो ये है कि आप यू टॉक इट आउट। लेकिन जिससे वो बात कर रहे हैं, अब माशरे में उन लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बैठें, सुने। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द होम कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को बिठाएं, उनके साथ रोज़ाना आधा घंटा दें। कैसे महसूस कर रहे हैं? हाँ, क्या चल रहा है? तो ये मैं चाहूँगा कि इस पे ज़रा सबसे पहले पेरेंट्स से हम शुरू करते हैं कि आप पे जो है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप भी बच्चों की सुने। बुनियाद वही है, क्योंकि हमने यही देखा है कि ज़्यादातर लोग, क्योंकि देखिए मसले और टेंशनें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, ज़िंदगी का मकसद ही है, अच्छा इम्तिहान है। हाँ। लेकिन कुछ लोग उनका मुकाबला कर लेते हैं और कुछ लोग को थोड़ी मदद चाहिए होती है मुकाबला करने के लिए। अब हमने देखा जिन लोगों को थोड़ी मदद चाहिए होती है उनका बुनियादी मसला यही होता है कि घर में घर के हालात मुनासिब नहीं होते। हाँ। वालिदैन के साथ ताल्लुकात सही नहीं होते, और वही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से लोग फिर ज़हनी बीमारियों का शिकार। बिल्कुल, घर से ही जो है वो आपको अपना मूड और अपने जो मामलात हैं वो बेहतर करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर ताहा जा रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें बताई हैं कि भाई आप अपने मूड को खुद अच्छा रखिए और टेंशन से बाहर निकलने का तरीका ये है कि आप इसको लेट इट गो कीजिए और फिर अपना अगला काम कीजिए। तो कुछ हम बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हवाले से। बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पशीन में 9, कोयटा 8, किला अब्दुल्ला में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जबकि अगर हम बात करें ज़ियारत की, किला सैफुल्ला की, मुस्लिम बाग में 1.5 सेंटीमीटर से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं। फैसल और बारिश के सबब सीवरेज का जो ख़राब निज़ाम है उसने शहरियों के लिए भी कई सारे मसाइल पैदा कर। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा लेट्स हम ज़रा इन नेगेटिव चीज़ों को ज़रा दूर करते हैं। हाँ। और मैं कुछ पॉजिटिव बात करें मौसम के हवाले हाँ। से। और जब मौसम अच्छा होता है, बर्फबारी होती है, तो जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके होते हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं दिखते। और ऐसे में सयाह सिर्फ यहाँ पे बर्फ देखने नहीं जाते बल्कि खेलने भी जाते हैं। अब ये क्या मामला है? विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ 4 चांद लगा देता है। अब ये कहाँ हो रहा है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हाँ। हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजर, अस्सलाम वालेकुम। ये तो मुझे कोई यूरोप के मनाजिर लग रहे हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड लग रहा है, मुझे ज़्यूरिख लग रहा है। कहाँ हैं ये और आप कहाँ पे मौजूद हैं? ये कहाँ खेल तमाशा जारी है?
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। खलती झील है ज़िला गिज़र के अंदर। वहाँ पर ये कोई यूरोप का समा नहीं है, लेकिन कुदरती तौर पे ये जो समा हमें नज़र आ रहा है, ये जो खूबसूरती नज़र आ रही है, वो किसी यूरोपीय मुल्क से भी कम नहीं है। और ये बिल्कुल इस वक्त ये खलती झील जो है वो माइनस टेम्परेचर की वजह से जम गई है, जिसके ऊपर मुकम्मल जम चुकी है और ऊपर से स्नोफॉल हुआ है और इस वक्त भी हल्की स्नोफॉल का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ये और खूबसूरत नज़र आ रही है। तो समा पर ये समा, क्या बात है जनाब। अच्छा मंजर, हमने देखा कि हर साल इस तरह के विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है, तो क्या गैर मुल्की सयाह भी यहाँ आते हैं? जी, अगर हम बात करते हैं इस वक्त विंटर स्पोर्ट्स जो है सरमाई जो खेलों का आगाज़ हो चुका है वो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ और खलती में भी जो है रवा माह के आखिरी हफ्ते में होगा। और इंटरनेशनल चूँकि प्लेयर्स तो नहीं आ रहे, लेकिन जो फॉरेन जो टूरिस्ट है वो इसको देखने के लिए आते हैं। इस वक्त हुंजा के अंदर, गुजाल के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त विंटर जो स्पोर्ट्स है वो जारी है, जबकि नलतर के अंदर जो स्की के मुकाबले होते हैं उसमें भी जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर आ जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा चूँकि इनिशियल स्टेज पे है जो विंटर स्पोर्ट्स है, मुमकिन है इन फ्यूचर जो है वो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो इस इलाके में ज़रूर आएंगे। अच्छा मंजर, मकामी सतह तक तो बात बिल्कुल ठीक है, हम इससे एक बैनुल-अक़वामी अट्रैक्शन क्यों नहीं बनाते ताकि सिर्फ सयाह ना आए यहाँ पे, खिलाड़ी भी, क्योंकि KPK में तो आपको पता है मालम जब्बा फेस्टिवल, स्कीइंग फेस्टिवल हो गया, तो यहाँ पे क्यों नहीं होता ये? देखिए, अगर हम मुकामी सतह और नेशनल लेवल की बात करें तो चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे चूँकि प्लेयर्स को लाना, फिर यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनकी कैपेसिटी को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाने के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किलात है, जिसमें ख़ासकर जो पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से ये इश्यूज़ पैदा हो गए थे। चूँकि आमदोरफ्त बंद थी, तो कोशिश करने की ज़रूरत है कि उन इलाकों से जहाँ से इंटरनेशनल जो आइस स्केटिंग के जो प्लेयर्स हैं और जो विंटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेने इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको लेकर आने की ज़रूरत है। और इस मामले पे हुकूमत को खुसूसी दिलचस्पी लेनी होगी। जब हुकूमती दिलचस्पी नहीं होगी तो ये काम शायद मुश्किल होगा और इसके लिए काफ़ी लंबा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें बता रहे थे खूबसूरत पाकिस्तान की खूबसूरत बातें। तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। आसमान से गिरते गालों ने वादी नीलम, लीपा, बाग और दीगर इलाकों में मौसम मज़ीद सर्द कर दिया है। ज़िला हुंजा और नगर में वक्फे से होने वाली बर्फबारी के बाद शाहराह कराकरम समेत बालाई इलाकों के रास्ते जो हैं वो बंद हो गए। आसमान से गिरते गाले थम न सके। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा, बाग, रावलाकोट और हवेली के बालाई इलाकों में मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है, जिसके बाद इंतजामिया ने सयाहों को एहतियात की हिदायत कर दी। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में 12 घंटों में 6 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद शाहराह कराकरम समेत बलाई इलाकों के रास्ते बंद हो गए। जिला गिज़र में मुसलसल तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रास्तों की बंदिश की वजह से खाने पीने की अशिया और ईंधन के हुसूल में लोगों को मुश्किलात का सामना है। अस्तोर में दरिया, नदी और नाले जम चुके हैं। नांगा पर्वत, देवसाई, चेलेम और काला पानी में 4 से 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। तो क्या ही शानदार नज़ारे हैं और क्या ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मंजर है। ये पूरे मुल्क में बर्फ़बारी है और देखें सबा हमारे पास हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में इतने अच्छे मौसम हैं, हर तरह का मौसम है। हर तरह के ख़ित्ते में जब इस तरह के मनाजिर देखते हैं तो पहला सवाल ही यही आता है कि हमारे पास जो है वो सहूलियात अगर बेहतर होती तो कितना ही अच्छा होता। सहूलियात होना हो, लेकिन हमारे पास खाने पीने की अशिया बहुत सारी हैं। और जैसे मौसम की बात कर रहे हैं, हर मौसम से रिलेटेड कुछ ना कुछ खाने होते हैं। अब सर्दियों की धूप हो, सड़क किनारे लोग हों और माल्टे उनके हाथ में हो तो क्या ही बात है, लेकिन वो माल्टा खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। छिलका फेंक देते हैं और माल्टे के साथ उसका छिलका भी फ़ायदेमंद है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन लोगों को इसका जब इल्म होगा तो वो ज़रूरी इन छिलकों को संभाल के रखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये आपको सजाने संवारने के काम आता है। कई सनतें कायम हो सकती हैं इससे। तो इस पर एक ओवरऑल जो है रिपोर्ट तैयार की है आबिद अली ने। ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। माल्टे जितने चाहें खाएं, लेकिन छिलके टोकरी में फेंकें। सफाई पसंद और समझदार दुकानदार माल्टों के छिलकों के लिए टोकरी का रखते हैं खास एहतमाम, क्योंकि ये कचरा नहीं बड़े काम की चीज है।
ये छिलके फिर बन जाते हैं कई लोगों का रोजगार। 8-9 बंदे हैं ना, दिन में तकरीबन 10-15 मन इकट्ठा करते हैं। इन छिलकों से मार्मलेड और मुरब्बा नारंगी ही नहीं और भी बहुत कुछ बनता है। ब्यूटी टिप्स के लिए इसको बहुत यूज किया जाता है, सुखा के भी, वैसे भी चेहरे के दाग धब्बे वगैरह इससे ठीक हो जाते हैं। माल्टा खाते हैं, छिलका इसका फेंक देते हैं, जो एक इंडस्ट्री लग सकती है इसके साथ। दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पैदा होने वाले माल्टे के छिलकों से मुफीद मसनूआत की छोटी सनतें लगा दी जाएं तो मुकामी सतह पर रोजगार और खुशहाली के नए रास्ते खुल सकते हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आबिद अली, समा, कानपुर। तो अब उम्मीद है कि आप माल्टा खा के उसका छिलका नहीं फेंकेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, उस पर हाजिर होंगे। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं हवाओं की दोश पे, और फिजा से ज़मीन पर देखने का शौक या परिंदों की तरह उड़ने का आपको शौक है तो आपको उसके लिए दुबई या स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कराची में मोटर ग्लाइडिंग के जरिए आपका ये शौक पूरा करवाया जा रहा है। जरा देखिए। तो जनाब यहाँ पर फैसल भी मौजूद है और फैसल से मैं पूछती हूँ, फैसल आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कराची में मौजूद है, कहीं दुबई वगैरह में नहीं है, और कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आप दीगर ममालिक में जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको दीगर ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने कराची में ही ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि आपको दुबई का मज़ा आ जाएगा। तो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए दुनिया भर में पता नहीं कहां जाते हैं कि हमें ये पैराग्लाइडिंग करनी है, लेकिन हमारे शहर कराची में हमारे सी व्यू पर एक इतना ज़बरदस्त ये पोटेंशियल मौजूद है, इतनी ज़बरदस्त ये एक्टिविटी मौजूद है, पता नहीं लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं और पता नहीं लोग अपनी ही कंट्री के अपने ही साहिल के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज़ को क्यों सपोर्ट नहीं करते। अगर आपका कभी दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ हो और आप दुबई के बड़े मशहूर काइट्स बीच पे गए हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि वो अपने नाम की वजह से ही मशहूर है, यानी वहाँ पे बड़ी बड़ी पतंगे जो हैं लोग साहिल समंदर के किनारे उड़ा रहे होते हैं। हम क्या करते हैं अपने फेस्टिवल्स के साथ, बसंत जैसे फेस्टिवल्स के साथ, अगर वो गली मोहल्लों में उससे कोई हादसा पेश आता है तो हम उसे बैन कर देते हैं। हमारी इतनी बड़ी ये कोस्टल लाइन है, क्या यहाँ पे हम बसंत जैसे फेस्टिवल नहीं कर सकते? तो राइड से पहले, फ्लाई करने से पहले यहाँ पे सिग्नेचर हो रहे हैं, तो ज़रा बताइए किस चीज़ के लिए आप सिग्नेचर कर रही हैं? ये लाइबिलिटी वेवर है, बेसिकली हमारी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए ड्यूरिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे साइन तो करवाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ्लाई है, ये जो राइड है, ये पूरी तरीके से सिक्योर है। सर इस बारे में मजीद बताइएगा। ये कई सेवरल थाउजेंड हमारी फ़्लाइट्स हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और जॉय राइड्स भी देते हैं। That's really great। ये लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और जॉय राइड्स भी देते हैं, तो आप भी यहाँ ज़रूर आइए और ये ज़रूर एक दफ़ा एक्टिविटी परफॉर्म करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक्सपीरियंस इट वाज ग्रेट, इट वाज रिवॉर्डिंग। ऊपर से समुंदर इतना खूबसूरत लग रहा है। आई एम थ्रिल्ड टू हैव दिस एक्सपीरियंस। ऑनेस्टली मुझे फ्लाइंग का वैसे भी बहुत शौक है, आई एम एन एविएशन पर्सन, तो उस हिसाब से इट वाज अमेजिंग। ओके। तो देखें जी, इन्होंने बड़ा एंजॉय किया और ये बता रही है कि ऊपर से जो समंदर है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो लेट्स सी कि जब फैसल जाएंगे राइड कर रहे हैं और फिर हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कितना एंजॉय किया और उनको कितना मज़ा आया, और आई एम श्योर कि उनको भी बहुत मज़ा आएगा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? लगा, मजा आया था, बहुत मजा आया जी। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची ग्लाइडिंग क्लब के CEO एंड फाउंडर ऑल्सो मोहम्मद तलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर ये बताइए कि ये इतना अमेजिंग आपने ये प्रोजेक्ट, ये आइडिया स्टार्ट किया है, कब से स्टार्ट किया आपने, और ये भी बताएं कि आइडिया कैसे है आपको? देखें, स्टार्ट तो बहुत पहले से किया हुआ है। सिंस 2013 हम यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं। मैं खुद एक्स एयरफोर्स हूँ, तो वो फ्लाइंग वाली जो
आपके अंदर जर्म्स होते हैं, वो DNA वो कभी मरता नहीं है। तो बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ एज अ हॉबी यहाँ पे, लेकिन ये कि इस रीजन में, सिंध बलोचिस्तान रीजन में, और खैर उस वक्त तो पाकिस्तान में भी बहुत कमी थी ये कोई स्पोर्ट्स फ्लाइंग या पैराग्लाइडिंग वाली चीज़ें। तो आई स्टार्टेड इट ऑफ बिकॉज इट्स अफोर्डेबल कंपैरेटिवली एन एयर स्पोर्ट, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी साइट्स हमने डिस्कवर की, तो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ पर्सनल हॉबी। लेकिन इवेंचुअली है कि जब जैसे जैसे उसकी पब्लिसिटी होती गई, बहुत से पर्सनल फ्रेंड सर्कल और नेटवर्क में लोग वो आते गए कि वी ऑल्सो वांट टू डू इट एंड स्टफ, तो वी एस्टैब्लिश्ड स्मॉल ग्लाइडिंग क्लब बेसिकली। अभी भी स्टिल मेनी पीपल आर अनअवेयर अबाउट दिस एक्टिविटी। तो सर ये बताइए कि सबसे पहले जब हम इस एक्टिविटी के बारे में सुनते हैं या जानते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले जो है वो एक सेफ्टी का एलिमेंट जो है वो ज़रूर आता है। तो उस हवाले से बताया कि डेफिनेटली जब आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है तो सेफ्टी पर्पसेस के हवाले से भी आपने कुछ जो है वो मेजर्स लिए होंगे। बिल्कुल, सेफ्टी का आना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको ज़रा सा भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। बिकॉज सिंस हमारे जो क्लब में मैक्सिमम मोस्टली जो मेंबर्स हैं, इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसमें भी एक्स आर्म्ड फोर्सेस हैं एंड ज़्यादातर एविएशन का बैकग्राउंड रखते हैं, तो सेफ्टी के ऊपर हमारा कोई भी लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होता। इसमें जो एक तो मैन्युफैक्चरर सर्टिफाइड लिमिट्स होती हैं जिसके अंदर इसको ऑपरेट करते हैं, विंड और वेदर के साथ पंगा नहीं करते। फिर जो हमारी मशीन है वो जब भी फ्लाई होती है तो उससे पहले उसके एक प्रॉपर प्री फ्लाइट चेकलिस्ट होती है, वो होती है, उसकी ईयरली इंस्पेक्शंस होती हैं। तो किसी भी टाइम पे हम सेफ्टी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से लेकर अभी तक कोई एक भी एक्सीडेंट अल्लाह का शुक्र है कि हमारा नहीं हुआ, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फाइनली मैं रेडी होने लगी हूँ। ऐसे कभी मुझे आई नेवर ट्राइड इट बिफोर, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। और तो लेट्स सी, finally I'm going to take a ride and let's see how experience. I'm hoping that it will be good. और obviously जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो बड़ा हैरान होंगे ये मुझे देख के कि मैं ये फ्लाई करने जा रही हूँ। अच्छा जनाब, फैसल मुझे कह रहे थे यू कांट हैंडल, सो लेट्स सी कि मैं हैंडल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। और ये उन्होंने मुझे डेयर दिया था, और अम्मी आई लव यू। मेरे साथ इस वक्त पायलट मौजूद हैं और इनका नाम है यूसुफ, और ये मोटर ग्लाइडर को फ्लाई कर रहे थे और मैं खुद भी इनके साथ बैठी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि आप ये कब से कर रहे हैं? मैं ये तकरीबन 15 साल से कर रहा हूँ। हमारा क्लब जो है उधर कलर कहार में इस्लामाबाद के करीब है, तो अभी ये कराची ग्लाइडिंग क्लब के साथ हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं इधर। रिसेंटली अभी कोई 10 दिन हो गए हम इधर आ गए। तो कैसा एक्सपीरियंस है? ग्वादर से लेकर स्कर्दू तक पूरा पाकिस्तान मैंने फ्लाई किया हुआ है। अच्छा। तो बीच का तो अपना मज़ा है, ये तो स्मूथ कंडीशन। ऑब्वियसली बीच का तो अपना ही मज़ा है। अच्छा ये बताएं, जो लोग आपके साथ बैठते हैं और फिर जब आप फ्लाई करने के लिए उनको लेके जाते हैं, उनका क्या रिएक्शंस होता है और कितना वो एंजॉय करते हैं, कितना मज़ा आता है उन्हें? ज़ाहिर है जो बंदा पहली दफ़ा कर रहा है और ओपन ये बैठा हुआ बिल्कुल जहाज़ की वो वाली फीलिंग तो नहीं होती, इसमें आप हवा बढ़ रही होती है आपको, और बड़ा अच्छा फीलिंग, स्पेशली लेडीज़ बहुत इसको एंजॉय करती हैं। बिल्कुल। और मेरे जैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और फिर जब वो फ्लाई करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं यार हम तो बिला वजह ही डर रहे थे, तो इतना मज़े का है, वो लोग फिर क्या, कुछ लोग आपको चीखे वीखे मारते हैं या बैठ के तंग वंग भी करते हैं? नहीं, अक्सर लेडीज़ का रिस्पांस काफ़ी अच्छा होता है। हाँ। मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, जो मेरी जो फ्लाइंग लाइफ है, कि कोई बहुत ज़्यादा डर गया और उसने कहा कि मैं नहीं करता, मुझे मज़ा नहीं आया। वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इस मोटर ग्लाइडिंग पे फ्लाई किया तो मुझे वाकई में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बड़ा अमेजिंग ये एक्सपीरियंस है। किसी भी तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में ये रूल होता है कि जो लायबिलिटी वेवर या डिस्क्लेमर फॉर्म होता है उसको आपने फिल करना होता है। दैट्स इट। सो ready to fly. तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है।
और इतनी अच्छी बात यह है कि कराची में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लोग जो हैं अब उनको पता चल रहा है, तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस एडवेंचर एक्टिविटी को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। फ़ौरन से हम फ्लाई करेंगे और ये फ़्लाइट हो गई लैंड और अब है मेरी बारी। और ये हार्नेस करना बड़ा ज़रूरी है, पूरी तरीके से आपको हार्नेस किया जाएगा, सारे बेल्ट जो हैं वो लगाए जाएंगे, सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो भरपूर तरीके से ली जाएंगी। एंड हो गया भाई, डन हो गया। चलें जी, तो अब हमारी सवारी है तैयार, आपसे मिलते हैं फ्लाइट के उस पार। आउटस्टैंडिंग और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। लोगों को आना चाहिए और फिजाओं से समंदर का नज़ारा करना चाहिए। तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा एंजॉय किया, और जब मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कराची में हमारे पास ये एक्टिविटी जो है वो मौजूद है। अब हो रही है तो लोगों को चाहिए कि इसको अवेल करें। आज के शो से दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे अब कल। कीप वॉचिंग नया दिन।